हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए चैप्टर के बारे में जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। राइट, देखिए बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर केमिकल बॉन्डिंग में समझ में आ गया है, अब 12th का जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वाला टॉपिक है वो भी समझा दीजिए। राइट, तो देखिए बहुत लोअर लेवल से बहुत हायर लेवल तक लेके जाने वाला हूं, हर एक लेक्चर इंपॉर्टेंट होगा, कोई भी लेक्चर स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं। राइट, देखिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री समझने से पहले आपको एक वर्ड का मतलब समझना पड़ेगा और वो वर्ड है हमारे पास सोल्ट। ठीक है, आपको एक वर्ड का मतलब समझना पड़ेगा और वो क्या है? सोल्ट। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि आखिरकार सोल्ट क्या होते हैं और कितने टाइप के हमारे पास सोल्ट देखने को मिलते हैं, वहीं से हम कंसेप्ट को स्टार्ट करेंगे, दैट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को। राइट, तो देखिए सोल्ट हमारे पास कोई भी ऐसा कंपाउंड जो एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से बनता है। राइट, कोई भी ऐसा कंपाउंड जो एसिड और बेस को जब हम कंबाइन करते हैं उनके कॉम्बिनेशन से बनता है, उसी को हम क्या कहते हैं? सोल्ट कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भाई सोल्ट क्या होता है? एसिड को मिला दो किसके साथ? बेस के साथ, उसे हम कहेंगे सोल्ट। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए हमारे पास एक बेस है NaOH, इसको मैंने कंबाइन कर दिया HCl के साथ और हमारे पास क्या बन जाएगा? NaCl प्लस में H2। तो यहां पर हमारे पास जो NaCl है ये कैसे बना है? एक एसिड और बेस को कंबाइन करने से, और यही हमारे पास क्या है? सोल्ट है। सोल्ट में हमेशा याद रखिएगा दो पार्ट होते हैं, एक होता है कैटायनिक पार्ट और एक होता है एनायनिक पार्ट। एक होता है कैटायनिक पार्ट और एक होता है एनायनिक पार्ट। तो यहां पर अगर मैं बात करूं कैटायनिक पार्ट की तो वो क्या है? Na पॉजिटिव, और बात करूं एनायनिक पार्ट की तो वो है Cl नेगेटिव। हमेशा याद रखिएगा कि जो कैटायनिक पार्ट होता है वो हमेशा बेस से आता है। जो कैटायनिक पार्ट होता है वो हमेशा कहां से आता है? बेस से आता है। और जो एनायनिक पार्ट होता है वो हमेशा कहां से आता है? एसिड से आता है। तो अगर आपके पास कोई सोल्ट दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि बताओ इसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट है और कौन सा बेस, यानी कि ये जो गिवन सोल्ट है ये कौन से एसिड और कौन से बेस से मिलकर बना है, तो आप इजीली बता सकते हो। क्या? उस सोल्ट को आप क्या कीजिए, दो हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए, एक कैटायनिक पार्ट आएगा और एक एनायनिक पार्ट आएगा। आपको पता है एक स्पीशीज H पॉजिटिव डोनेट करने से बनी होगी और एक पार्ट जो है वो OH नेगेटिव आयन को डोनेट करने से बना होगा। तो हमारे पास Na पॉजिटिव के साथ क्या जुड़ेगा? OH नेगेटिव जुड़ेगा। तो जो बेस बना है वो क्या बन गया? NaOH बन गया। और जो नेगेटिव है Cl नेगेटिव, वो कैसे बना होगा? जब H पॉजिटिव रिलीज हुआ होगा। तो जो एसिड हमारे पास प्रेजेंट है वो क्या है? HCl। तो जो NaCl हमारे पास सोल्ट है वो NaOH और HCl को कंबाइन करने से बना होगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए हमसे कोई पूछ ले कि बताओ NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये किस किस एसिड और बेस से मिलकर बना हुआ है? राइट, तो देखिए मैंने क्या कहा, दो हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। एक हमारे पास रहेगा पॉजिटिव पोर्शन दैट इज Na पॉजिटिव, और एक हमारे पास रहेगा नेगेटिव पोर्शन HCO3 नेगेटिव। पॉजिटिव पोर्शन में हम क्या जोड़ते हैं? OH नेगेटिव। देखिए आसान है याद रखना, दो अपोजिट चार्ज को हम हमेशा कंबाइन करते हैं, एक H पॉजिटिव आयन है एक OH नेगेटिव आयन है। तो OH नेगेटिव आयन पॉजिटिव पार्ट के साथ जुड़ेगा, तो पॉजिटिव पार्ट Na पॉजिटिव है तो इसके साथ OH जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा? NaOH। ये नेगेटिव पार्ट है, इसके साथ क्या जोड़ दीजिए? H पॉजिटिव, तो क्या बन जाएगा? कार्बोनिक एसिड। तो ये जो हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट है वो इन दो एसिड और बेस से मिलके बना होगा। तो सोल्ट हमारे पास वो कंपाउंड होते हैं, वो स्पीशीज होती हैं जो एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से मिलके बनती है। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है? अब देखिए हमारे पास, अब बात करते हैं हम टाइप ऑफ सोल्ट को लेके कि हमारे पास कितने टाइप के सोल्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। बहुत सारे टाइप है और उनमें से ही एक टाइप जो है वो है कोऑर्डिनेशन सोल्ट, यानी कि आप जिन्हें कहते हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर आप उन्हें कह सकते हो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, मैं आपको सोल्ट क्यों करवा रहा हूं? क्योंकि हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो भी एक टाइप का सोल्ट ही है। तो आप हर एक टाइप के सोल्ट को डिस्टिंग्विश कर पाओ कि भाई इस टाइप के सोल्ट में इस टाइप के सोल्ट से क्या अलग है, इस वजह से मैंने आपका ये जो टॉपिक है ये सोल्ट से स्टार्ट किया है। क्लियर हो रही है बातें? राइट, चलिए बात करते हैं। सबसे पहला सोल्ट हमारे पास वो है एसिडिक सोल्ट। सबसे पहला जो सोल्ट हमारे पास है वो है एसिडिक सोल्ट। तो एसिडिक सोल्ट क्या होते हैं? वो सोल्ट जिनमें अभी भी H पॉजिटिव आयन डोनेट करने के लिए प्रेजेंट है, यानी कि वो सोल्ट जिनके अंदर फर्निशेबल यानी कि आयोनाइजेबल H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? एसिडिक सोल्ट कहते हैं। अगर मैं डेफिनेशन बताना चाहूं तो हम क्या कह सकते हैं? दोज सोल्ट which contain
आयोनाइजेबल H पॉजिटिव आयन, ठीक है, which contain ionizable H पॉजिटिव आयन आर कॉल्ड एसिडिक सोल्ट। अब आप कहोगे सर ये सोल्ट अगर है तो इसमें आयोनाइजेबल H पॉजिटिव आयन कैसे आ गया, और अगर इसके पास आयोनाइजेबल H पॉजिटिव आयन है फिर तो ये एसिड हो गया, ये सोल्ट कैसे रहा, समझाता हूं। मान लीजिए हमारे पास एक एसिड है जिसमें एक से ज्यादा H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है, एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए H2SO4 है, इसको हमने एक बेस के साथ रिएक्ट करवा दिया, वो है NaOH। अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए इसके पास दो H पॉजिटिव आयन है डोनेट करने के लिए, और जो हमारे पास बेस है इसके पास एक ही हाइड्रोक्साइड आयन है, एक बेस एक हाइड्रोक्साइड आयन दे सकता है। तोड़ दीजिए इसको, देखिए हमें क्या मिलेगा, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, जबकि बेस क्या देगा, OH नेगेटिव देगा। अब एक OH नेगेटिव के साथ कंबाइन करने के लिए एक ही H पॉजिटिव चाहिए होगा ना, और इसके पास है कितने, दो। अगर हम एक H पॉजिटिव निकाल देंगे तो क्या बनेगा, H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव। जब भी कंबाइन करवानी है आपको, रिएक्शन के अंदर कॉम्बिनेशन करवाना है, तो अपोजिट चार्ज को हम हमेशा कंबाइन करवाते हैं। देखिए ये क्या बन गया, ये कंबाइन करके बन गया NaHSO4, ठीक है, और ये क्या बन गया हमारे पास H2O, ठीक है, ये तो हो गया सॉल्वेंट, ठीक है, और ये हमारे पास क्या आ गया, सोल्ट आ गया। अब इस सोल्ट को अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो इसके पास अभी भी एक H पॉजिटिव आयन है, ये देखिए ये जो H पॉजिटिव आयन था ये वाला अभी भी प्रेजेंट है इसके अंदर, ठीक है, और क्योंकि अभी भी ये एक H पॉजिटिव आयन दे सकता है इस वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं, एसिडिक सोल्ट कह रहे हैं, यानी कि इसके पास अभी भी टेंडेंसी है एक NaOH के साथ कंबाइन करके Na2SO4 बनाने की, ठीक है। अब ये एसिडिक सोल्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके पास कोई भी H पॉजिटिव आयन नहीं प्रेजेंट डोनेट करने के लिए, आयोनाइज करवाने के लिए। तो एसिडिक सोल्ट वो होते हैं जिनके अंदर अभी भी H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है डोनेट करने के लिए। क्या ये बातें क्लियर हो रही है, क्लियर है। अब देखिए एसिडिक सोल्ट कैसे बनाओगे, सिंपल सा तरीका है, एक ऐसा एसिड ले लीजिए जिसमें एक से ज्यादा H पॉजिटिव आयन है, और एक ऐसा बेस ले लीजिए जिसमें H पॉजिटिव के कंपेयर में कम OH नेगेटिव आयन है, ठीक है। एसिड तो आपको ऐसा लेना है जिसमें बेस के कंपेयर में क्या हो, ज्यादा H पॉजिटिव आयन हो, तब जो आपका सोल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, एसिडिक सोल्ट बनेगा। क्लियर हो रही है बातें। चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट हमारे पास एसिडिक सोल्ट के अंदर एक इंपॉर्टेंट बात को लेके, दैट इज पीएच। पीएच आप सभी को पता होगी, राइट, पीएच आप सभी को पता होगी। पीएच क्या होती है हमारे पास, पीएच एक स्केल है जो हमें बताता है कि आपका जो सॉल्यूशन है वो कितना ज्यादा एसिडिक है और कितना ज्यादा बेसिक है। हमने एक नाम लिया अभी एसिडिक सोल्ट, तो एसिडिक सोल्ट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि जो आपके सॉल्यूशन है उसकी पीएच 7 से कम होगी, इतना तो आपको पता होगा, राइट। जो हमारा पीएच स्केल होता है अगर इसकी वैल्यू लेस देन 7 है यानी कि सॉल्यूशन हमारा क्या है, एसिडिक है। ग्रेटर देन 7 अगर हमारे पास होगी तो इसका मतलब हमारा जो सॉल्यूशन है वो बेसिक है, और अगर इक्वल टू 7 है इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन क्या है, न्यूट्रल है। मैंने अभी आपको कहा कि भाई अगर आपका जो सॉल्यूशन है उसमें एसिडिक सोल्ट प्रेजेंट है, इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता कि जो आपका सॉल्यूशन है उसकी पीएच 7 से कम होगी, वो 7 से ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो एसिडिक सॉल्यूशन जो है या फिर एसिडिक जो सोल्ट होते हैं हमारे पास, इनकी पीएच कैन बी लेस देन 7 और कैन बी ग्रेटर देन 7, डिपेंडिंग ऑन आपने किन दो चीजों को कंबाइन किया है, डिपेंडिंग ऑन आपने किन दो चीजों को कंबाइन किया। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास एक एसिड है H2CO3 जिसे हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड, इसको मैं NaOH के साथ कंबाइन करवा रहा हूं। अब देखिए ये हमारे पास एक वीक एसिड है और ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस है। हमें पता है ये एक OH नेगेटिव आयन ही फर्निश कर पाएगा और क्या बनेगा साथ में, Na पॉजिटिव। ये एक OH नेगेटिव आयन के साथ कंबाइन करने के लिए एक ही H पॉजिटिव आयन देगा और साथ में क्या बच जाएगा, HCO3 नेगेटिव। अपोजिट चार्ज को जब आप कंबाइन करोगे तो यहाँ पे हमारे पास एक एसिडिक सोल्ट आएगा, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, जो थोड़ी देर पहले भी मैंने आपसे बनवाया था लेकिन तरीका कुछ और था, राइट। अभी जो सोडियम बाइकार्बोनेट बना है ना, ध्यान से सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, कैसे बना है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बना है। तो यहाँ पर डोमिनेटिंग कौन है, डोमिनेटिंग हमारे पास यहाँ पर है स्ट्रॉन्ग बेस, और क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग बेस डोमिनेटिंग है तो वीक एसिड इस स्ट्रॉन्ग बेस को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं करवा पाएगा और आपकी जो पीएच निकल के आएगी वो क्या आएगी, ग्रेटर देन 7। जो पीएच निकल के आएगी वो क्या आएगी, ग्रेटर देन 7, यानी कि सॉल्यूशन में आपका एसिडिक सोल्ट था लेकिन पीएच क्या है, ग्रेटर देन 7 है, राइट। यहां पर अगर हम बात करें तो देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन क्योंकि फर्निशेबल आयोनाइजेबल H पॉजिटिव आयन जो थे वो ज्यादा थे तो इसकी पीएच क्या पाएगी,
लेस देन 7 पाएगी, राइट। तो एसिडिक सोल्ट जो है उनकी पीएच 7 से ज्यादा भी हो सकती है, 7 से कम भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन आपने एसिड कौन सा लिया है और बेस कौन सा लिया है। क्या ये बात क्लियर हो रही है? तो ये थे हमारे पास पहले टाइप के एसिड, दैट इज सॉल्ट, दैट इज एसिडिक सॉल्ट। अब बात करते हैं सेकंड सॉल्ट के बारे में। देखिए एक एसिडिक सॉल्ट है तो एक हमारे पास कौन सा सॉल्ट होगा? बेसिक सॉल्ट भी होगा। तो जो सेकंड सॉल्ट हमारे पास निकलता है वो है बेसिक सॉल्ट। अब देखिए बेसिक सॉल्ट कौन से होते हैं? बेसिक सॉल्ट हमारे पास वो होते हैं जिनके पास आयोनाइजेबल OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट होंगे। वो सॉल्ट जिनके पास आयोनाइजेबल क्या है? OH नेगेटिव आयन है, उन्हीं को हम क्या कहेंगे? बेसिक सॉल्ट कहेंगे। अभी मैंने एसिडिक सॉल्ट बनाने का तरीका आपको बताया था, उसी तरीके से आप क्या बना सकते हो? बेसिक सॉल्ट भी बना सकते हो। क्या तरीका होगा हमारे पास? एक ऐसा बेस ले लीजिए जिसके पास एक से ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयन है, और एक ऐसा एसिड ले लीजिए जिसके पास बेस के कंपेयर में कम H पॉजिटिव आयन है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास एक बेस है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हमारे पास एक बेस है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको हमने कंबाइन कर दिया HCl के साथ। तो देखिए इसके पास एक ही आयनाइजेबल H पॉजिटिव आयन है, तो क्या बनेगा? H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। यहां पे हमारे पास क्या बनेगा? मैग्नीशियम OH पॉजिटिव, क्योंकि एक H पॉजिटिव के लिए एक ही हाइड्रोक्साइड आयन देगा ना, तो 1 OH नेगेटिव आयन निकलने के बाद क्या बच गया? MgOH पॉजिटिव। मैंने क्या कहा हुआ है आपको? अपोजिट चार्ज को क्या कर दीजिए? कंबाइन कर दीजिए। ये अपोजिट चार्ज क्या हो जाएंगे? कंबाइन। क्या बनेगा हमारे पास? H2O बनेगा प्लस में MgOHCl। ठीक है, ये हमारे पास जो सोल्ट बना है ये कैसा सोल्ट है हमारे पास? ये हमारे पास है बेसिक सोल्ट। क्यों है बेसिक? क्योंकि अभी भी इसके पास क्या प्रेजेंट है? एक हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट है, जिसको ये क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है, आयोनाइज करवा सकता है। तो ये क्या हो गया हमारे पास? बेसिक सोल्ट हो गया। क्लियर है बातें? सिमिलरली जैसे हमने एसिडिक सोल्ट में बात करी थी, उसी तरीके से भी बेसिक सोल्ट की जो पीएच है वो लेस देन 7 और ग्रेटर देन 7 दोनों हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन आपने कौन सा पार्ट डोमिनेटिंग लिया है। यानी कि जो स्ट्रॉन्गर पार्ट होगा पीएच उसी की तरफ होगी। अगर एसिडिक पार्ट स्ट्रॉन्गर है तो पीएच लेस देन 7 हो जाएगी, और अगर बेसिक पार्ट स्ट्रॉन्गर है तो पीएच ग्रेटर देन 7 आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये सेकंड टाइप का सोल्ट है, दैट इज बेसिक सोल्ट। बातें क्लियर है? चलिए बात करते हैं हमारे पास थर्ड टाइप के सोल्ट की, और थर्ड टाइप का सोल्ट आता है हमारे पास नॉर्मल सोल्ट। ठीक है, थर्ड जो सोल्ट आता है हमारे पास वो निकल के आता है नॉर्मल सोल्ट। चलिए हेडिंग डाल दीजिए नॉर्मल सोल्ट। देखिए जो बातें आपको बता रहा हूं साथ के साथ लिखते चलिएगा। फायदा सिर्फ इतना होगा कि आपके पास खुद के हैंडमेड नोट्स हो जाएंगे, राइट। और खुद के नोट्स से बेहतर कुछ नहीं होता, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारे नोट्स में हमने कहां पर क्यों और कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, उनको पढ़ना आसान होगा क्योंकि राइटिंग हमारी है, समझना आसान होगा क्योंकि जो सीक्वेंस है वो हमारा होगा, राइट। अब देखिए नॉर्मल सोल्ट का क्या मतलब है? वो सोल्ट जिसमें ना तो H पॉजिटिव आयन हो डोनेट करने के लिए और ना ही OH नेगेटिव आयन हो, यानी कि जो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बन जाए। जितने H पॉजिटिव आयन थे उतने ही क्या हो हमारे पास? OH नेगेटिव आयन हो, यानी कि वो सोल्ट जिनके अंदर ना तो H पॉजिटिव आयन है ना ही OH नेगेटिव आयन है, दोनों में से कुछ भी नहीं है, उन्हें हम क्या कहेंगे? नॉर्मल सोल्ट कहेंगे। जैसे कि सबसे पहला मैंने आपको जो सोल्ट बताया था वो क्या था? HCl प्लस NaOH। ये क्या बन जाएगा हमारे पास? NaCl प्लस H2O। ठीक है, अब देखिए एसिडिक सोल्ट की जो पीएच थी मैंने आपको बताई थी वो या तो लेस देन 7 होगी या ग्रेटर देन 7। बेसिक सोल्ट की पीएच लेस देन 7 या ग्रेटर देन 7। इन दोनों सोल्ट की पीएच कभी भी इक्वल टू 7 नहीं हो सकती है, क्योंकि जितने H पॉजिटिव आयन है उतने हम OH नेगेटिव आयन नहीं दे रहे हैं, तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन कभी नहीं हो सकती। लेकिन जो नॉर्मल सोल्ट है इनकी पीएच जो है 7 के इक्वल भी हो सकती है, 7 से ज्यादा भी हो सकती है और 7 से कम भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन हमने क्या एसिड लिया है और क्या बेस लिया है। फॉर एग्जांपल हमारे पास देखिए ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बनने वाला जो सोल्ट होता है उसकी पीएच क्या होगी? 7 के इक्वल हमें देखने को मिलेगी। ओके, मान लीजिए हमारे पास हमने एक वीक एसिड ले लिया CH3COOH, दैट इज एसिटिक एसिड, ये एक वीक एसिड है। मेरे सामने ले लिया NaOH जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। इनको कंबाइन कराओगे तो आपको क्या मिलेगा? सोडियम एसीटेट मिलेगा, और क्योंकि सोडियम एसीटेट एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलकर बना है तो बेसिक पार्ट डोमिनेटिंग है, तो इसकी पीएच क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन 7 हो जाएगी। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुई है, जितना H पॉजिटिव था उतना OH नेगेटिव है, लेकिन पीएच क्या है? ग्रेटर देन 7। पीएच क्या थी? 7।
उसी तरीके से आपने क्या किया, मान लीजिए आपने एक वीक बेस ले लिया, आपने क्या किया, एक वीक बेस ले लिया, मान लीजिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपने ले लिया, और एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, मान लीजिए HCl आपने ले लिया। ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये एक वीक बेस है, कंबाइन करोगे तो क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड मिल जाएगा। और ये जो सोल्ट है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलकर बना है, तो इसकी पीएच क्या पाएगी, लेस देन 7 पाएगी। ठीक है, तो आपका जो नॉर्मल सोल्ट है उसकी पीएच इक्वल टू 7, ग्रेटर देन 7 और लेस देन 7 कुछ भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन आपने कौन सा एसिड लिया है, कौन सा बेस लिया है। सारी बातें क्लियर हो रही है। चलिए अब बात करते हैं फोर्थ कैटेगरी की। जो फोर्थ कैटेगरी हमारे पास है वो हमारे पास है मिक्स्ड सोल्ट। ठीक है, फोर्थ कैटेगरी हमारे पास जो है सोल्ट के केस में वो है मिक्स्ड सोल्ट। देखिए मैं आपको हर टाइप का सोल्ट अभी कवर करवा दूंगा, इसके अलावा कोई भी सोल्ट नहीं होते हैं, इतने ही होते हैं। हर एक सोल्ट में आपको डिफरेंशिएट करना आ जाएगा, राइट। देखिए फोर्थ कैटेगरी हमारे पास जो है वो है मिक्स्ड सोल्ट। बात करते हैं आखिरकार मिक्स्ड सोल्ट में क्या होता है। देखिए मिक्स्ड सोल्ट उन सोल्ट को कहते हैं जिसमें एक से ज्यादा एनायन और एक से ज्यादा कैटायन प्रेजेंट हो। ठीक है, those salt which contain more than one anion or more than one cation, तो वो सोल्ट जिनके अंदर एक से ज्यादा एनायन प्रेजेंट हो या एक से ज्यादा कैटायन प्रेजेंट हो, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं मिक्स्ड सोल्ट। याद रखिएगा एनायन में हम OH नेगेटिव को एक्सक्लूड कर रहे हैं, ये एनायन इंक्लूड नहीं होगा। एक से ज्यादा एनायन जो हमें चाहिए उसमें हाइड्रोक्साइड आयन काउंटेबल नहीं होता। उसी तरीके से जो एक से ज्यादा कैटायन की हम बात कर रहे हैं उसमें H पॉजिटिव आयन काउंट नहीं होता। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बेसिक सोल्ट का एग्जांपल दिया था आपको, और वो एग्जांपल था MgOHCl। एक एसिडिक सोल्ट का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, और वो हमारे पास एग्जांपल क्या था, वो हमारे पास एग्जांपल था NaH। एसिडिक सोल्ट हमने जो एग्जांपल लिया था वो क्या लिया था हमने, सल्फ्यूरिक एसिड जो था उसको हमने HCl के, सल्फ्यूरिक एसिड जो था उसको NaOH के साथ कंबाइन कर दिया था ना। हमने क्या किया था, H2SO4 था, उसको कंबाइन कर दिया था किसके साथ, NaOH के साथ। तो हमारे पास क्या बन गया था, NaHSO4। ठीक है, ये बन गया था। अब देखिए यहां पे अगर आप देख पा रहे हो तो दो एनायन प्रेजेंट है, एक OH नेगेटिव और एक Cl नेगेटिव। ये दो एनायन हमारे पास प्रेजेंट है। यहां पर देख पा रहे हो तो दो कैटायन प्रेजेंट है, Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन ये दोनों ही मिक्स्ड सोल्ट हो गए, राइट। लेकिन ये मिक्स्ड सोल्ट नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने कहा एक से ज्यादा कैटायन होने चाहिए, एक से ज्यादा एनायन होने चाहिए। कैटायन में H पॉजिटिव इंक्लूड नहीं है, तो अगर मैं H पॉजिटिव को कैटायन, एक से ज्यादा कैटायन में काउंट नहीं कर रहा, फिर तो एक ही कैटायन है ना, Na पॉजिटिव। अगर मैं OH नेगेटिव को काउंट ना करूं तो फिर तो एक ही एनायन है ना, Cl नेगेटिव। यानी कि दीज आर नॉट मिक्स्ड सोल्ट। मिक्स्ड सोल्ट में एक से ज्यादा कैटायन और एक से ज्यादा एनायन होने चाहिए, एंड दे कैन नॉट बी एंड दे मस्ट नॉट बी H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। फिर कैसे बनेगा सर, फिर तो पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल है, मान के चलिए एक एग्जांपल है H2SO4। मैंने पहले इसको न्यूट्रलाइज करवाया NaOH के साथ, ये अभी हमने रिएक्शन पढ़ी थी, क्या बन जाएगा, NaHSO4। सर ये तो दोबारा से वही बन गया ना, एसिडिक सोल्ट। अभी तो आपने मना किया कि ये मिक्स्ड सोल्ट नहीं है, रुक तो जाओ, शांति तो रख लो थोड़ी सी। अब इसके पास एक H पॉजिटिव है, मैंने क्या किया, इसको किसी और बेस के साथ न्यूट्रलाइज करवाया। NaOH पहले लिया था, अब मैंने KOH ले लिया। क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा NaKSO4। अब देखो इसमें एक से ज्यादा कैटायन है और दोनों क्या है, दोनों ही अलग अलग कैटायन है, तो इट इज अ मिक्स्ड सोल्ट। इट इज अ मिक्स्ड सोल्ट। यानी कि अगर आपको मिक्स्ड सोल्ट बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, एक एसिड को एक से ज्यादा अलग अलग बेस से कंबाइन करवा दो, या फिर एक बेस को एक से ज्यादा अलग अलग एसिड से क्या करवा दो, न्यूट्रलाइज करवा दो। फॉर एग्जांपल हमने अभी थोड़ी देर पहले मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को न्यूट्रलाइज करवाया था HCl के साथ, है ना, क्या बन गया था, MgOHCl। अब आप कहोगे सर ये तो दोबारा से बेसिक सोल्ट बन गया। शांति तो रख लो, मैंने कब कहा ये मिक्स्ड सोल्ट है, मैं इसको दोबारा फर्दर क्या कराऊंगा, रिएक्ट कराऊंगा किसी और एसिड के साथ। मान लीजिए मैंने एसिड ले लिया, एसिटिक एसिड CH3COOH। अब क्या बनेगा, अब बनेगा MgCl CH3COO। ठीक है, अब देखो इसमें दो अलग अलग एनायन हैं, एक Cl नेगेटिव और एक एसिटेट आयन। तो ये क्या बन गया मेरे पास, मिक्स्ड सोल्ट।
यानी कि मिक्स्ड सोल्ट कब बनता है, जब हम एक ही एसिड को दो अलग अलग बेस के साथ न्यूट्रलाइज करवा दें, या तीन अलग अलग बेस के साथ न्यूट्रलाइज करवा दें, या फिर एक ही बेस को एक से ज्यादा अलग अलग एसिड से क्या करवा दें, न्यूट्रलाइज करवा दें, तब बनता है हमारे पास क्या, मिक्स्ड सोल्ट। तो ये थी फोर्थ कैटेगरी। अब बात करते हैं पांचवी कैटेगरी की, और जो पांचवी कैटेगरी हमारे पास निकल के आती है वो है डबल सोल्ट। ठीक है, वो है हमारे पास डबल सोल्ट। बस हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे पहुंच ही गए हैं। डबल सोल्ट के बाद हमारा जो नेक्स्ट सोल्ट रहेगा वो कोऑर्डिनेशन सोल्ट ही रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा सब्र कीजिए, पहुंच गए हैं हम लगभग। पांचवा हमारे पास जो सोल्ट होता है वो होता है डबल सोल्ट। देखिए नाम से समझ में आ रहा होगा आपको, डबल सोल्ट हमारे पास वो सोल्ट होते हैं जिसमें एक से ज्यादा सोल्ट परसेंट है। सर ये क्या कह रहे हो भाई, क्या होता है, एक सोल्ट है दूसरा सोल्ट है, दोनों को कंबाइन करवा दो, क्रिस्टलाइज करवा दो, तब हमारे पास जो सोल्ट बनता है उसे हम क्या कहते हैं, डबल सोल्ट कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर, यानी कि डबल सोल्ट में अगर आपको डेफिनेशन लिखनी हो तो क्या लिख सकते हो, विच आर फॉर्म थ्रू मोर देन वन सोल्ट। ठीक है, यानी कि वो सोल्ट जिसके अंदर एक से ज्यादा सोल्ट प्रेजेंट है, मोर देन वन सोल्ट प्रेजेंट, वो सोल्ट जिनके अंदर एक से ज्यादा सोल्ट प्रेजेंट है उसे को हम क्या कहते हैं, डबल सोल्ट कहते हैं। बनाने का तरीका क्या होता है मैं बता देता हूं आपको। हम क्या करते हैं, एक बीकर में दो अलग अलग सोल्ट लेंगे A प्लस बी, और इसको मिक्स करने के बाद इसको क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद हम क्या कर देंगे, क्रिस्टलाइज कर देंगे। क्या कर देंगे हम, क्रिस्टलाइज कर देंगे, और इससे हमारे पास क्या बन जाएगा, इससे हमारे पास एक डबल सोल्ट बन जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर, सर एग्जाम्पल तो दे दो भाई। एग्जाम्पल है हमारे पास पोटाश आयन। ठीक है, डबल सोल्ट का एक एग्जाम्पल है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटाश आयन क्या फॉर्मूला होता है, K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2। ये हमारे पास क्या है, पोटाश आयन। देखो इसमें दो अलग अलग सोल्ट है, पोटेशियम सल्फेट एक सोल्ट हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट दूसरा सोल्ट हो गया, तो दो सोल्ट प्रेजेंट है ना इसमें, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, डबल सोल्ट कह रहे हैं। अब बात करें अगर हमारे पास कि ये वाटर क्या है, तो देखिए यहां पर ये जो है ये है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि जब हम इन सोल्ट को क्रिस्टलाइज कर रहे होते हैं तो कुछ वाटर के मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, इनके साथ एड अप हो जाते हैं, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इस सोल्ट को कैसे बनाया होगा, पोटेशियम सल्फेट लिया होगा और एल्यूमिनियम सल्फेट लिया होगा, दोनों को आपस में मिक्स किया होगा विद द हेल्प ऑफ वाटर, एंड एट द एंड हम इसको क्या कर देंगे, क्रिस्टलाइज कर देंगे, तब हमारे पास क्या बन जाएगा, डबल सोल्ट बन जाएगा। क्लियर है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सर आपका मन तो मानेगा नहीं। एक और एग्जांपल है इंपॉर्टेंट, दैट इज मोहर सोल्ट। क्या होता है मोहर सोल्ट, मोहर सोल्ट होता है आयरन सल्फेट FeSO4 डॉट अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2। तो देखिए ये तो हमारे पास क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये पहला सोल्ट आ गया और ये दूसरा सोल्ट आ गया, तो दो सोल्ट के कॉम्बिनेशन से जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं, डबल सोल्ट कहते हैं। समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हमारे फाइनल टाइप के सोल्ट को लेके, जिसके ऊपर हमारा पूरा का पूरा चैप्टर बना हुआ है, दैट इज कॉम्प्लेक्स सोल्ट, या फिर आप इन्हें कह सकते हो कोऑर्डिनेशन सोल्ट, या फिर आप इन्हें कह सकते हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, जो हमारे पास अब लास्ट टाइप के सोल्ट आ रहे हैं उन्हीं को हम क्या कहेंगे, इनका नाम है हमारे पास 6 टाइप का है ना, राइट। कॉम्प्लेक्स सोल्ट कह लीजिए आप, या तो या फिर आप इन्हें बोल सकते हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, या फिर आप इन्हें क्या बोल सकते हो, आप इन्हें बोल सकते हो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है, या फिर आप इन्हें और क्या बोल सकते हो, आप इन्हें बोल सकते हो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, या फिर आप इन्हें क्या बोल सकते हो, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। बहुत सारे नाम है, बस एक वर्ड को आगे पीछे कर रहे हैं बार बार, आप कहोगे सर यही काम तो है ना, वीडियो का टाइम बढ़ा रहे हो। बच्चों वीडियो का टाइम नहीं बढ़ा रहा हूँ, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, देखा है मैंने लाइव टू लाइव कि उनको अगर मैं अलग अलग नाम से पूछता हूँ तो वो नहीं बता पाते हैं, उनको पता नहीं है कि ये एक ही टाइप के कंपाउंड है, एक ही टाइप के सोल्ट के अलग अलग नाम है। ठीक है, क्या क्या नाम है, कॉम्प्लेक्स सोल्ट कह लो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कह लो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कह लो, या फिर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कह लो। ये 4 नाम है, चारों का मतलब क्या है, एक ही है। इंपॉर्टेंट बात, आखिरकार होते क्या है, तो देखिए अभी तक जितने भी हमने सोल्ट पढ़े ना, उन सब सोल्ट में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स सोल्ट होते हैं ये वो सोल्ट होते हैं जिनके अंदर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं हम क्या कहेंगे, दोज सोल्ट इन विच
कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इज प्रेजेंट, दोज सॉल्ट इन विच कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इज प्रेजेंट, ठीक है, उन सॉल्ट को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। मुझे 1 मिनट दीजिए, एक बार मैं फोन चेकआउट कर लेता हूं, कभी हीटअप होके बंद ना हो गया, ठीक है, चलिए ठीक है, चल रहा है अभी। देखिए खत्म करते हैं बस वीडियो को। बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज बतानी है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इस सोल्ट के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं ओनली विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। पर थोड़ा सा भी मैं आपको बता जाता हूं कि आखिरकार कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। वो सोल्ट या वो कॉम्प्लेक्स जिनके अंदर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सोल्ट कहते हैं। यहां पे हमारे पास एक वर्ड है, वो वर्ड है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। इसके बारे में डिस्कस करते हैं, वीडियो को एंड करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में फिर इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिरकार कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है, आखिरकार कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है। तो देखिए कोऑर्डिनेशन बॉन्ड सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। ये क्या है, एक टाइप है कोवेलेंट बॉन्ड का। फर्क क्या है, अगर ये एक टाइप है कोवेलेंट बॉन्ड का तो कोवेलेंट बॉन्ड से अलग कैसे है। देखिए कोवेलेंट बॉन्ड आपने पढ़ा होगा म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना, इसमें शेयरिंग तो होती है लेकिन वन साइडेड होती है, ठीक है। यहां पे म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होती, यहां पे क्या होती है, वन साइडेड शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है, वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आप कहोगे सर वन साइडेड शेयरिंग का क्या मतलब है, वो तो समझा दो। देखो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए कंडीशन क्या होती है, जो आपके पास दो स्पीसीज हैं, यानी कि जो दो रिएक्टेंट है या फिर आप कह सकते हो दो एलिमेंट है, दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, दोनों को ही इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, दोनों को ही क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन ने ले लिया 1 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन ने दे दिया 1 इलेक्ट्रॉन, तो म्यूचुअल शेयरिंग हो गई ना। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब है कि भाई मुझे जितने की रिक्वायरमेंट है सामने वाले को भी उतने की ही रिक्वायरमेंट है। मैं अगर 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करूंगा तो सामने वाला भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, इसी को हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग। तो कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब दोनों ही स्पीशीज कैसी होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दोनों को ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है और दोनों ही इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, शेयर करेंगे। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड वन साइडेड शेयरिंग से बनता है। अब भाई एक जना ही शेयर कर रहा है, यानी कि एक जना क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज होगा, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, जितने इलेक्ट्रॉन को चाहिए थे उतने हैं। और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हम वाटर की बात करते हैं, हम बात करते हैं वाटर की। तो क्या वाटर में ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, क्या वाटर में ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, बिल्कुल है, केमिकल बॉन्डिंग में हमने खूब बात करी है। तो ये तो हो गया स्टेबल, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। अब बात करते हैं H पॉजिटिव आयन की। क्या H पॉजिटिव आयन स्टेबल है, बिल्कुल भी नहीं है। क्या H पॉजिटिव आयन के पास शेयर करने के इलेक्ट्रॉन है, नहीं है। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वो इसने क्या कर दिया, डोनेट कर रखा है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 0। और हाइड्रोजन हमें पता है अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है ना, हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है, यानी कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है अपने आप को स्टेबल करने के लिए। ये स्टेबल है। मान के चलिए अगर आप कहते हो सर इनमें आयनिक बॉन्ड बना दो, बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या आयनिक बॉन्ड बनाने से ये स्टेबल होगा, भाई इसको तो 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, ये तो स्टेबल हो जाएगा। लेकिन क्या ये स्टेबल हो पाया, नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि इसके पास एग्जैक्टली 8 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन निकालते ही 6 इलेक्ट्रॉन बच गए, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। तो यहां पर आयनिक बॉन्ड तो नहीं बनेगा, यहां पर आयनिक बॉन्ड तो नहीं बन सकता। क्यों, क्योंकि आयनिक बॉन्ड तभी बनता है जब एक स्पीशीज इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद खुद भी स्टेबलाइज हो जाए, ये तो स्टेबल नहीं हो पाएगी, इसलिए आयनिक बॉन्ड नहीं बन रहा। बात करते हैं क्या कोवेलेंट बॉन्ड बना दे, बात करते हैं क्या कोवेलेंट बॉन्ड बना दे, हम कहेंगे नहीं बना सकते। क्यों, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए म्यूचुअल शेयरिंग होनी चाहिए, दोनों अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, शेयर करेंगे। अरे भैया यहाँ पे H पॉजिटिव के पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो ये शेयर कैसे करे, ये शेयर नहीं कर सकता, तो कोवेलेंट बॉन्ड भी यहाँ पे नहीं बन सकता। अब सोचो इसके पास इलेक्ट्रॉन के पेयर है,
इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, क्या आपस में एक दूसरे को ये इंटरेक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। क्यों करेंगे भाई? हमें पता है दुनिया में अपोजिट चीजें एक दूसरे को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब ये इसको डोनेट तो नहीं कर सकता भाई, खुद का घर उजाड़ के दूसरों का आबाद कौन करता है? कोई नहीं करता आज की डेट में, राइट? पहले करते हो तो पता नहीं, आज की डेट में कोई नहीं करता है। तो ये क्या करेगा, ये कहेगा भाई एक काम कर, एज्यूम कर ले ये इलेक्ट्रॉन तेरे ही है। क्या कर, एज्यूम कर ले ये इलेक्ट्रॉन तेरे ही है, रहेंगे मेरे पास लेकिन मान ले तेरे भी हैं, यानी कि शेयर कर रहा हूं मैं। शेयरिंग करने से देखो हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो क्लोरीन के पास चला गया, वो हाइड्रोजन के पास भी तो है ना। तो उसी तरीके से इसने क्या किया, वाटर ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर क्या कर लिया, शेयर कर लिया। ये क्या किया, इसने शेयरिंग करी है। और शेयरिंग कैसे करी है? शेयरिंग करी है वन साइडेड, सामने वाले ने कुछ भी शेयर नहीं किया, ठीक है, सिर्फ वन साइडेड शेयरिंग हो रही है। और वन साइडेड शेयरिंग करने से जो बॉन्ड बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। तो अगर मैं पूछूं आपसे, बताओ H3O पॉजिटिव में कितने कोवलेंट बॉन्ड है, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है? तो आप कहोगे भाई दो तो कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है, इसमें हमारे पास दो तो कोवलेंट बॉन्ड है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताओ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो भैया इसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है, ठीक है, जो कि वन साइडेड शेयरिंग से बन रहा है। इसको हमने टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड क्यों कहा? क्योंकि यहां पर भी शेयरिंग होती है और यहां पर भी क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड क्यों नहीं कहा? क्योंकि यहां पे वन साइडेड शेयरिंग हो रही है, वहां पे टू साइडेड शेयरिंग होती है। तो ये था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज बताने वाला हूं, बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बातें करेंगे और धीरे धीरे इसको अलग लेवल पर लेके जाएंगे। तो आई होप आपको जो वीडियो है पसंद आई होगी। कोई भी डाउट रहता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या फिर मेरे सोशल हैंडल्स के ऊपर जाके मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।